हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे लिक्विड के सरफेस को एक श्राप मिला हुआ है जो हमेशा सिकुड़ने की कोशिश करता है। आज के बाद आप लिक्विड को इस एटीट्यूड से देखोगे कि लिक्विड का बल्क अलग है, लिक्विड का सरफेस अलग है। लिक्विड की सरफेस एक रबड़ की मेम्ब्रेन, इलास्टिक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, लिक्विड का बल्क लिक्विड की सरफेस से घिरा होता है और इलास्टिक स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है वो। ठीक है, अब आ जाइए, जितना इसको आप फील कर लोगे उतना आप समझ सकते हैं फिजिक्स। चलिए, मैंने कई एग्जाम्पल पिछली बार दिखाए थे, समझाए थे कि कैसे लिक्विड सरफेस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब आप इसको ऐसे समझना, अब इसको कैलकुलेट, एक्चुअली इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी के अंदर सिकुड़ने की ज्यादा टेंडेंसी होती है, किसी के अंदर कम होती है ना। हर लिक्विड एक जैसा नहीं बनाया भगवान ने, किसी लिक्विड सरफेस के अंदर सिकुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो किसी में कम होगी। अब स्टार्ट करते हैं सिचुएशन, थोड़ा सा धीमे धीमे एग्जांपल बताऊंगा, समझिएगा। देखिए, ये हमारे पास एक फ्रेम था, ठीक है, ये फ्रेम था, इसमें हमने जब सोप सॉल्यूशन में डिप किया तो इसमें एक लिक्विड फिल्म बन गई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये लिक्विड सरफेस हर तरफ से सिकुड़ने की कोशिश कर रही है। आप इसमें सिकुड़ने का एहसास तो ऐसे ही समझ सकते हो, हर जगह होगी। आप कहीं पे भी पिन चुवा दीजिएगा, पटाख सिकुड़ गई, कहीं पे भी पिन लगा देना, वहीं से सिकुड़ जाएगी वो। इसका मतलब इसके अंदर हर जगह सरफेस पे टेंशन है, हर जगह, ठीक। और इसको हमने इस तरीके से डेमो देखा कि यदि मैं इसमें एक धागा लगाऊं यूं करके और फिर अंदर को फोड़ दूं, अच्छा पहले क्या था, ऐसे भी फोर्स लग रही थी, ऐसे करके सिकुड़ने की कोशिश, पर इसके अंदर भी तो सिकुड़ने की कोशिश थी, इसलिए धागा जैसा था वैसे ही रहा, क्योंकि सिकुड़ने की कोशिश इस धागे के अंदर जो लिक्विड फिल्म बनी हुई है उसमें भी थी और जो धागे के बाहर है उसमें भी थी। लेकिन जब आपने इसे तोड़ दिया था, अंदर वाला धागा, तो वो अंदर वाली फिल्म तोड़ दी थी, तुरंत केवल फिर ये डोमिनेंट हो गए थे ना, ये वाले बाहर वाले यही जिंदा रह गए थे। इन्होंने, ये सोप फिल्म सिर्फ इतने हिस्से में रह गई थी, तो इन एरो ने, ये जो एरो मैं बना रहा हूं, इस धागे को खींच के सर्कुलर बना दिया। आइए इस फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब हमें इसको मैथमेटिकल भी तो देखना है, इस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। और मैंने एक और बात बताई, फोर्स तो यहां पर भी लग रही है, यही वाली फोर्स, पर यहां इसका बस नहीं चल पाया, इस सॉलिड सरफेस को वो नहीं सिकोड़ पाई हो, सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड बाउंड्री है, सॉलिड बाउंड्री है। धागे पे तो इसने अपना जोर दिखा दिया, ये जो बेचारा धागा था, फोर्स तो यहां भी लग रही थी, ध्यान रखना। और सच बात तो ये है, अब इस फिगर को ऐसे फील करना, मैंने धागा रेंडमली ऐसे रखा ना, अब इसी चीज को ऐसे समझना, एक बार इसको जितना समझ जाओगे ना उतना आप, ठीक है। फिर इसकी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है, कंपटीशन में तो क्या ठीक है, थोड़ा टफ लेवल का ही पूछा जाता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो तो बहुत आसान हो जाएगी। मैं अपनी मेहनत सिर्फ इस बात को डाल रहा हूँ, आज भी मैं अपनी मेहनत इस बात में डालूंगा कि आप सरफेस टेंशन को फील करो कि वो लगती कैसे है किसी सरफेस पर, ठीक है। इधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है। अब सुनना, ये जो धागा है, यदि मैंने, इमेजिन करो सिर्फ इतना पोर्शन ऐसे करके यूं, ऐसे मान लो, ये ऐसे कैसा भी हो सकता है ना, तो यदि वो धागा, ये जो धागा है ये तो लूप में है, मैं सिंपली ऐसे डाल दूं तो इस पर इधर भी फोर्स होगी, समझ रहे हो, और इधर भी फोर्स होगी। यानी आप गौर से देखना, मैंने सिर्फ इतने हिस्से को कट या ये इतने हिस्से को यहां पे ड्रॉ कर दिया। सपोज करो वो धागा मैंने यूं करके रखा होता, वही धागा, ठीक है, यही धागा ऐसे रखा होता, तो इस पर फोर्स इधर भी होती। क्या ये चीज समझ पा रहे हो या नहीं? इधर भी होती। क्या ये चीज समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि धागा आपने जब कहीं रख दिया तो मैंने उस धागे की कोई छोटी सी लेंथ आपको, भाई ये तो लूप में था, अंदर फोड़ दी तो उसमें खींच लिया। अब मैं ये कह रहा हूं, जब तक आपने इसे फोड़ा नहीं था, अंदर वाली फिल्म को फोड़ा नहीं था, तो धागा आपने जैसे रखा था वो वैसे ही स्टेबल था ना। तो इसका मतलब, यदि मैं धागे को, फिर से देखिए, इस फिल्म को बनाता रहूंगा बार बार जब तक समझ नहीं जाओगे। यदि मैं इस धागे को लूप में ना रख के सिर्फ इसको छोटा सा सेक्शन ऐसे रख दूं, इसका मतलब फील करिए, इस धागे पे इधर भी फोर्स होगी, मतलब लिक्विड इधर भी सिकुड़ने की कोशिश करेगा, इधर भी कोशिश करेगा। यानी लिक्विड की सरफेस पर हर जगह टेंशन है, हर जगह। मैं इस धागे को यहां रख दूं सीधा, ठीक है, तो इधर भी होगी, इधर भी सिकुड़ने की कोशिश और इधर भी सिकुड़ने की कोशिश होगी। अब इसको ऐसे समझो कि गुब्बारा, मान लो एक इलास्टिक स्ट्रेस मेम्ब्रेन ये है,
स्ट्रेस मेम्ब्रेन है ना, ऐसे। यदि मैं यहाँ पर ऐसे ब्लेड मार दूं, ब्लेड ऐसे, तो ये इतना हिस्सा इधर सिकुड़ जाएगा, इतना हिस्सा इधर सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इसका मतलब इधर फोर्स है जो इसे सिकुड़ देगी, इधर एक फोर्स है जो इसको सिकुड़ देगी। यदि मैं ब्लेड ऐसे मारूं, इसका मतलब इधर भी वो चीज फील करनी है आपको। अब यानी इस लिक्विड सरफेस पर आप कहीं भी कोई लाइन इमेजिन करिए, चाहे वो लाइन ऐसे इमेजिन करिए, चाहे ऐसे इमेजिन करिए, चाहे ऐसे इमेजिन करिए, चाहे ऐसे, चाहे वो ऐसे पूरी लूप में इमेजिन करिए, उस लाइन पर दोनों तरफ फोर्सेस होंगी जो उस लिक्विड सरफेस को सिकोड़ने की कोशिश करेंगी। केवल जहां लिक्विड एंड होता है वहां पर ये वाले एरो, जैसे ये एरो इधर भी दिखा रहा हूं और इधर भी दिखा रहा हूं, इधर भी दिखा रहा हूं, इधर भी दिखा रहा हूं, लेकिन जहां लिक्विड एंड हो जाता है वहां सिर्फ एक ही तरफ होगी, क्योंकि उसके इधर लिक्विड नहीं है ना। यहां पे लिक्विड की बाउंड्री है, ये लिक्विड की बाउंड्री है, लिक्विड की बाउंड्री पर सिर्फ एक ही तरफ फोर्स होगी। इसके अलावा यदि मैं कहीं पे भी इस लिक्विड फिल्म पर कहीं भी लाइन इमेजिन करूं, जब आपको ये धागा का डेमो वीडियो समझ में आ गया तो आप ये बताइए कि इस धागे के लूप को, ये ना फिर से बार बार इसी को बनाऊंगा मैं, यदि मैं ऐसे रख देता, ऐसे, तो ये सॉफ्ट फिल्म इधर भी होती, इधर भी होती, और मैं इसको फोड़ देता तो ये तब भी सर्कुलर बनता ना। इसका मतलब इस पर फोर्स इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है फोर्स, इधर भी। इमेजिन करो, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, इतना हिस्सा केवल फोकस करो, बस इतना हिस्सा ध्यान दो। इसका मतलब लिक्विड की सरफेस पे हर जगह टेंशन है जो उसको खींचने, लिक्विड का इतना वाला पार्ट उसको इधर खींचना चाहेगा, लिक्विड का वो वाला पार्ट उसको इधर खींचना चाहता है। इसको ऐसे ही फील करना है। तो ध्यान रखना, दोनों तरफ एरो निकलेगी नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। अच्छा, ये लाइन जरूरी नहीं है धागा ही हो, आप एक लाइन इमेजिन भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि धागा डालोगे तभी इमेजिन करो। ये लाइन उस लिक्विड सरफेस पे इमेजिन कर सकते हो। लाइन सीधी भी हो सकती है, लाइन आड़ी तिरछी भी हो सकती है। जो भी आप धागा यहाँ रखोगे उस पर दोनों तरफ टेंशन होगी। पहले मुझे ये बताइए, ये समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे पिक्चर? मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, स्पीड तो बाद में मेंटेन हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सारे एरो समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, लिक्विड की सरफेस सिकुड़ने की कोशिश। आइए मैं एक चीज और कोशिश करता हूं। ये मानो लिक्विड की सरफेस है, मान लो ये लिक्विड की सरफेस है, ठीक ठीक। अब दिखेगी ऐसे, लेकिन आपको ऐसे फील करनी है कि ये खिंची हुई है। हमने कल डेफिनेशन क्या दी थी? लिक्विड सरफेस ऑलवेज बिहेव एज इट इज इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। मेरा ये वाला हाथ इधर और ये वाला हाथ इधर खिंच रहा है। अब सुनिए, यहाँ पे कोई लाइन दिख तो नहीं रही ना, है तो नहीं, लेकिन इमेजिन करो मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, कोई रैंडमली एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये लाइन दिख रही है, अब दिखने लगी, दिख नहीं रही थी लेकिन मैंने जरूर ड्रॉ कर दी तो दिख रही है। अब फील द सिचुएशन, इस लाइन को मेरा हाथ इधर खिंच रहा है, इधर खिंच रहा है, तो पता है क्या, अब इस फिगर में एक चीज और ऐड कर रहा हूं, इस पर इधर भी फोर्स, इधर भी, इधर भी फोर्स, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब इसको ऐसे फील करना है या नहीं, बोलो। यदि किसी रबड़ को खींच दिया जाए तो बताइए, किसी रबड़ को खींच दिया जाए, इसका मतलब उस रबड़ पे इमेजिन करो मैं यहाँ ब्लेड मार दूं इस लाइन पर, तो इसका मतलब रबड़ इधर और इधर खिसक जाएगी, मौका देखती चौका मार देगी। लिक्विड की सरफेस ऐसी ही बिहेव करती है। कैसी बिहेव करती है? कि जैसे उसे किसी ने खींच रखा हो। लेकिन रुको रुको रुको, ये लाइन सिर्फ यही नहीं, आप यहां भी इमेजिन कर सकते थे। क्या लिक्विड की सरफेस पर, क्या यदि ये लाइन मैं यहाँ ना इमेजिन करके यहाँ इमेजिन करता तो क्या वो लाइन टेंशन में नहीं होती? होती ना। यानी देखो, ये लाइन तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यानी आपको अपना लेवल ऐसे डेवलप करना है कि ये लाइन नहीं है तो भी तो खिंची तो रही है ना। तो अब लिक्विड की सरफेस हमेशा खिंची हुई, ऐसे खिंची हुई बिहेव करती है। फिर यदि मैं एक और लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूं, मानो मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और ये ऐसे समझिए अंडर टेंशन है, ये टेंशन है, तो इसका मतलब इस लाइन पर इधर भी फोर्स है और इधर भी फोर्स है, दोनों लाइन फील हो रही है। अब एक इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूं। मुझे तो भगवान ने सिर्फ 2 हाथ दिए हैं, थोड़ी देर के लिए मुझे मान लो मेरे को भगवान ने रावण बना दिया 10 मुंह 10 सिर, मतलब 10 मुंह 10 सिर 10 हाथ 10 पैर। इमेजिन करो, क्योंकि मेरे पास 2 हाथ है, मैं सिर्फ आपको ये दिखा पा रहा हूं कि मैं इसे इधर खींच रहा हूं और इधर खींच रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है लिक्विड की सरफेस ऐसे भी खिंची हुई है, हर तरफ से खिंची हुई है, रजिया बुरी तरीके से गुंडों में फंसी हुई है। जैसे वो होता है ना जिसमें बच्चे जंप करते हैं, मुझे नहीं नाम पता उसको क्या बोलते हैं, बच्चे एक सर्कुलर सा रबड़ होता है मेम्ब्रेन,
जो बंधी रहती है, फिर बच्चे इस पे उछलते हैं या बेल्ट बांध देते हैं, इस पे उछलते हैं वो। आप ऐसे समझिए वो हर तरफ से बंधी हुई है कि नहीं। तो अब आपको अपना लेवल बढ़ाना है। मैं ऐसे खींच रहा हूं, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ ये लाइन इधर और इधर फोर्स महसूस करिए इधर। सच्चाई है लिक्विड सरफेस ऐसे भी खिंची हुई है। तो अब आपको क्या करना है, यदि मैं इस लिक्विड सरफेस पर ऐसे भी लाइन इमेजिन करता हूं, ऐसे इमेजिन कर रहा हूं, ऐसे ये वाली करना है ना ये, तो इसका मतलब अब इसको ऐसे खींच रहा हूं, तो ये लाइन ऐसे भी, इधर भी फोर्स है इस पर, अब आप इस वाली लाइन, ये 2-3 लाइनों को गौर से देखो, 3 ही देखनी है, 2, तीसरी भी देख लीजिए। आपको ये भी फील करना है कि लिक्विड ऐसे भी टेंशन में है, ऐसे भी टेंशन में है। तिरछी लाइन खींच दूंगा, ऐसे भी टेंशन में, मतलब जो लाइन जहां रख दोगे वो टेंशन में। क्या ये फील आ पाया कि नहीं? इसीलिए इस धागे को जहां रख दोगे, जैसे रख दोगे वो वही टेंशन में, दोनों तरफ फोर्स लग रही है। ये फील आया ही नहीं आया कि लिक्विड सरफेस ऐसे भी खिंची हुई है और ऐसे भी खिंची हुई है? क्योंकि यदि मैं यू ब्लेड मार दूंगा, इमेजिन करो, यदि मैं यू ब्लेड मार दूंगा तो चर्र से खिंचता हुआ चला जाएगा, लिक्विड सरफेस ऐसे भी सिकुड़ जाएगी। जल्दी बताइए, जल्दी, ये समझ में आ रहा है कि लिक्विड की सरफेस ऐसे भी खिंची हुई है और ऐसे भी खिंची हुई है, ऐसे भी खिंची हुई है, हर तरीके से खिंची हुई है। तो लिक्विड सरफेस पर तभी मैं बार बार धागे बना रहा हूं, ये कहीं भी धागा रख देना, कहीं भी, लेकिन रखना कहां है? लिक्विड की सरफेस पर। जैसे ही आप एक धागा रखोगे ऐसा ऐसा ऐसे, उस पर दोनों तरफ टेंशन होगी। बस यदि धागा आपने यहां रख दिया, मान लो नहीं मैं तो यहां रखूंगा धागा ये, तो फिर उस धागे पर सिर्फ एक ही तरफ फोर्स होगी, जहां लिक्विड बाउंड्री होती है। बाकी कहीं भी धागा रख लेना, दोनों तरफ फोर्स होगी। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है? अभी रुकिए, तो पहले तो मैं ये चीजें मिटा देता हूं, है ना, दोबारा आऊंगा, क्योंकि इसमें ना एक कलेश और है, ये सोप फिल्म है, इसमें एक एक्स्ट्रा कलेश और है। तो पहले हम एक लेवल तो पार कर लें, लेकिन हाँ, आपको ये इमेजिन कर लिया कि मैं इस फिल्म पर ऐसे लाइन इमेजिन करूंगा तो भी उस पर दोनों तरफ फोर्स होगी, वो लाइन टेंशन में ही है, ठीक है? अच्छा हाँ, मैं ये जो बता रहा था कि जो सोप फिल्म है उस पर सिर्फ बाउंड्री पे ना एक तरफ रह जाती है फोर्स, बाउंड्री पे सिर्फ एक तरफ रह जाती है फोर्स, ठीक? बाकी तरफ दोनों तरफ होगी। जैसे मैं कोई लाइन इमेजिन करूं तो इधर भी होगी और इधर भी होगी, है ना? यदि मान लो 2 आदमी एक रस्सी को खींच रहे हैं, तो वो ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो रस्सी में हर जगह टेंशन है। यदि मैं इस पॉइंट पे टारगेट करूं तो उसमें इधर भी टेंशन है, इधर भी है। नहीं, मैं इस पॉइंट को महसूस करूं तो आप देखोगे दिस पॉइंट इज आल्सो अंडर टेंशन, इधर फोर्स लग रही होगी, इधर भी फोर्स लग रही होगी। ऐसा लग रहा है कि ये आदमी इस पॉइंट को अपनी ओर खींच रहा है। मान लो मैंने यहाँ रुमाल बांध दिया, तो ऐसा लग रहा है कि ये आदमी इस रुमाल को इधर खींच रहा है, ये आदमी इस रुमाल को इधर खींच रहा है। रुमाल यहाँ बांध दिया तो ऐसा लगेगा कि ये आदमी इस रुमाल को इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। तो इसको हम टी 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 ऐसे बोलते थे कि नहीं? देख रहे हो ना, पेयर में इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। हाँ, जहां रस्सी खत्म हो जाएगी, यहाँ खत्म हो रही है, तो वहां सिर्फ एक ही जगह तो है टेंशन। रस्सी जहां खत्म हो रही है वहां सिर्फ एक ही जगह तो है। तो सेम ईयर, जहां लिक्विड खत्म हो रहा है, बाउंड्री हो रही है, वहां सिर्फ एक तरफ होगी, और बाकी लिक्विड की कहीं पे भी लाइन खींच लेना, उस पर दोनों तरफ टेंशन होगी। थोड़ा थोड़ा मैच कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बस अंतर यह है कि ये 1 डायमेंशनल है, इसकी लेंथ में टेंशन है, इसकी सरफेस में टेंशन है। इसकी लेंथ में टेंशन है, इसकी सरफेस में टेंशन है। बाकी ये चीज तो मैच कर ही रही है। सरफेस पे मतलब उस सरफेस पे कहीं भी लाइन खींच देना, यूं लाइन खींच देना, उस पर टेंशन होगी दोनों तरफ। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइए कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं बात करूंगा, इमेजिन करो मेरे पास एक कंटेनर है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है ये, वो सर्कुलर है, इमेजिन करो ऐसे। तो इस पर जब मैं ग्लास में पानी, मतलब इसमें पानी भरूंगा, तो जो लिक्विड आएगा वो इस तरीके से आएगा। अब आप देखिए, मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूं, है ना, इस फिल्म की जो ऊपर है। अब ये लिक्विड का बल्क है, ये लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड का बल्क, लिक्विड की सरफेस, और लिक्विड की कौन सी सरफेस? 10⁻⁻⁹ मीटर की थिकनेस तक, यानी इतनी थिकनेस तक हम लिक्विड को लिक्विड की सरफेस मानते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? इतनी थिकनेस को हम लिक्विड की सरफेस मानते हैं, मतलब जस्ट नीचे नहीं, यानी 10⁻⁹ इसको बोलते हैं लिक्विड की फ्री सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस या फ्री सरफेस, एक ही बात है ना। इसको भगवान ने श्राप दे रखा है, तू सिकुड़। और ये कैसे सिकुड़ रही होगी? देखिए,
इधर एरो लग रहा होगा, इधर सिकुड़ रही होगी, इधर सिकुड़ रही होगी। क्या ये एरो समझ में आया या नहीं आए? देखना, ये एरो ये सिकुड़ने की कोशिश कर रही होगी, ये नहीं कर रहा होगा सिकुड़ने की कोशिश, बल सरफेस में चुल होती है, ये लिक्विड की सरफेस सिकुड़ने की कोशिश कर रही होगी। ओके, हर तरफ से सिकुड़ने की कोशिश कर रही होगी। अब यहां पर कोई भी एक इमेज नहीं। अच्छा, आप ये देखिए क्या इस फिगर पे, अब थोड़ा छोटा पड़ गया वो फिगर, मैं दोबारा बना रहा हूं इसको, इसी को दोबारा बना रहा हूं, ठीक है। यदि मैं यहां पर एक लाइन इमेजिन करूं, इमेजिनरी, आपको एक लाइन इमेजिन करनी है, वो लाइन कहां होनी चाहिए? द लाइन मस्ट बी लाइंग ऑन लिक्विड सरफेस, वो लिक्विड सरफेस पे लाई करनी चाहिए, ये लिक्विड की सरफेस। तो यदि मैं ये लाइन इमेजिन करूंगा तो इस पर इधर 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 फोर्स होगी। मैंने आपसे बोला था ना लिक्विड की सरफेस पे कहीं पे भी रख दीजिएगा, वो लाइन ऐसे भी रख सकते हो ऐसे। तो इस पर इधर इधर इधर, ये लाइन कहां पे लाई कर रही है? लिक्विड की सरफेस पे। जैसे मैंने अभी खींचा था, ये सरफेस है ना ये, तो वो लाइन चाहे ऐसे इमेजिन करना, चाहे ऐसे इमेजिन करना, चाहे ऐसे इमेजिन करना, ठीक है। अब मान लो थोड़ी बड़ी खींचता हूं इसको, है ना, आपको इसका माना आपने, एक मिनट, इसमें दोनों तरफ फोर्स होगी, है ना, दोनों तरफ। तो यदि आप इसका मान लो ये टोटल फोर्स का कलेक्शन एफ है, मतलब मैंने एरो भले बहुत सारे बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 एरो का टोटल यदि एफ है, मान लो मैंने 6 एरो बनाए हैं ऊपर, 6 एरो मतलब 6 इधर और 6 इधर बनाए, तो मान लो इन 6 एरो का टोटल एफ है। तो नीचे भी, वो नीचे नहीं बोलेंगे इसे, सर नीचे नहीं लग रहा, गलत बोल गया मैं, सरफेस पे लग रहा है, सरफेस के अलोंग लग रही है ये, इसको नीचे नहीं मानना है, एरो नीचे नहीं लग रहा, सरफेस पे लग रहा है, ठीक। अब ऐसे समझो कि ये लिक्विड का सरफेस है ये, तो एक लाइन मैंने ऐसे इमेजिन कर रखी है। अरे बंदे एक मिनट शायद, देखिए लिक्विड का सरफेस है ये, उस पर मैंने एक लाइन इमेजिन कर रखी है। अब ये एरो तो दिखेगा, है ना, ये तो एक एरो ऐसे सरफेस पे है एरो, और एक एरो ऐसे। अब ये नीचे नहीं बोलना, सरफेस बोलना है। अब ये ऐसे रखा हुआ है, समझ में आ गया? मैंने ये मान लो लिक्विड की फिल्म उठा के आपको सामने यूं लिया है, उसको ऐसे देखिए, ऐसे। तो एक लाइन इमेजिन करिए, उस पर दोनों तरफ फोर्स होगी, नो डाउट, अंडर टेंशन होगी, उधर भी खिंच रहा होगा, उधर भी। माना एक तरफ की फोर्स एफ है, दूसरी तरफ भी एफ होगी, तभी वो इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश है। तो यदि आपको एक तरफ वाला एफ कैलकुलेट करना है, एक तरफ वाला, तो उस एफ का फॉर्मूला और उस एफ की वैल्यू जितनी बड़ी ये लेंथ होगी उसके प्रोपोर्शनल होगी। सीधे से सुनो, जितनी बड़ी लाइन आपने इमेजिन की है, ये लाइन आप अपनी मर्जी से इमेजिन कर सकते हो ना, कितनी भी बड़ी लेंथ की आप चाहो। तो यदि मैं ये लाइन छोटी कर दूंगा, मान लो ये लाइन छोटी कर दी, तो आप देख रहे हो दो एरो मिट गए, है ना, तो वो जो फोर्स होगी वो भी कम हो जाएगी। थोड़ी लेंथ और छोटी कर दूंगा तो आप देखोगे वो फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी। तो जितनी बड़ी आप ये लेंथ इमेजिन करोगे उतनी ही उस पर फोर्स होगी। लेकिन ध्यान रखना, कौन सी वाली एफ है ये? एक तरफ वाली। किसी एक तरफ की फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तब तो इधर भी रही है, लग इधर भी रही है। यदि आप लेंथ बड़ी कर दोगे तो फिर उस पर एरो भर जाएंगे ना। तो ये नहीं, जितनी बड़ी आप लाइन इमेजिन करोगे उतनी ही उस लेंथ पर फोर्स होगी। और जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तब आती है ये सरफेस, इसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। यही है वो सरफेस टेंशन, जब प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं तो सरफेस टेंशन। और इसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। और ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यदि ये सरफेस टेंशन जीरो हो जाए तो फोर्स भी जीरो हो जाए। ये फोर्स अराइजेस ही होती है इस सरफेस टेंशन की वजह से। और लाइक जितने भी मैंने कांस्टेंट पढ़ाए हैं उन कांस्टेंट की तरह दिस कांस्टेंट आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, जो भगवान ने हर लिक्विड को अलग अलग दिया है। तो पहले तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? जितनी बड़ी लेंथ उतना। और सुनिए, मैं और कोशिश करता हूं समझाने की। माना ये फोर्स 50 न्यूटन आ रही है, इमेजिन करो, इतनी नहीं आएगी लेकिन मान लो 50 न्यूटन। तो यानी 1 2 3 4 5 6, इन 6 एरो का टोटल 50 न्यूटन है। या यूं कहिए ये 50 न्यूटन फैला के दिखाई गई है। ये 50 न्यूटन एक एरो की वैल्यू नहीं है, ये 50 न्यूटन एक एरो की वैल्यू नहीं है। जितने इस पूरी लेंथ पर जितने भी एरो आप बना सकते हो सकता है कोई ज्यादा बना के दिखाना चाहे, इस पूरी लेंथ पर टोटल फोर्स 50 न्यूटन है, जिसको कंसंट्रेट नहीं होती, फैली हुई लगी होती है। समझ में आ गया कि नहीं? ये 50 न्यूटन फोर्स इस एल लेंथ पर है।
यदि मैं लेंथ थोड़ी छोटी कर दूंगा, लेंथ थोड़ी छोटी कर दूंगा, तो फिर ये फोर्स भी कम निकल के आएगी। इज इट ओके? बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं? वो लाइन आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो। माना ये लाइन मैंने ऐसे इमेजिन करी, तो इस पर ऐसे फोर्स होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। इसकी एक तरफ की फोर्स निकालनी है। मैं बार बार दोनों तरफ क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों तरफ मिलाओगे तो नेट फोर्स जीरो होगी, क्योंकि जितना इधर है उतना इधर होगा। तो किसी एक तरफ की फोर्स ले लेना, जितनी लेंथ लोगे उतनी होगी फोर्स। अब ये समझ में आ गया तो बताना, अब जहां लिक्विड एंड हो रहा है तो ये वाले एरो तो लग तो यहां पे भी रहे हैं ना। अब मुझे कलेक्टिवली इस फोर्स को कैलकुलेट करना है कि टोटल कितनी फोर्स है। मैं सिर्फ इतना निकालना चाह रहा हूं, इतना, तो सिर्फ इतनी लेंथ रखनी पड़ेगी। अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा ना, F=T। मुझे सिर्फ इतनी लेंथ, इतनी, ये सिर्फ इन एरो का टोटल निकालना है, तो इतनी लेंथ रख देना। लेकिन मुझे ये सारा फोर्स कैलकुलेट करना है, सारा, तो मुझे ये सारी लेंथ रखनी पड़ेगी, जो कि होगी 2πr। देखना समझ में आया कि नहीं? यदि मुझसे कोई पूछे कि बताना ये टोटल फोर्स बाउंड्री पे, यानी टोटल फोर्स बाउंड्री पे कितनी लग रही है, वो लग रही होगी TL, बस L हमें पता है कि वो टोटल लेंथ 2πr है। ठीक है? एक्चुअली ये फोर्स तो सॉलिड पे भी लग रही होगी, क्योंकि जैसे सपोज करो मैं धर्मेंद्र हूं, मुझे बांध दिया दीवारों से, रस्सी से, अब मैं तोड़ रहा हूं, पसंद 3 कुत्तों के सामने मत नाचना, मैं खींच रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए धर्मेंद्र भी मान लो, लिक्विड भी मान लो, तो मैं सिकुड़ने की कोशिश कर रहा हूं ना। लेकिन मेरे सिकुड़ने की कोशिश के चक्कर में उन रस्सियों पे भी तो, उस जो खूंटी लगी होंगी कील, उन पे भी तो फोर्स लग रही होगी, जिनसे मैं बंधा होऊंगा। तो ये जो लिक्विड है, जिस जिस सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है, उन पर भी अत्यासी करेगा। वो तो बस नहीं चल पाता, जैसे मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो मैं दीवार घुसा दूंगा। तो कोशिश तो करते हैं सॉलिड को सिकोड़ने की, लेकिन बस नहीं चल पाता। बस चलता है धागे पे, तो धागे पे तो कैलकुलेट करनी पड़ सकती है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे वो धागा था, ठीक है, यदि अभी नहीं बता रहा उसको क्योंकि उसमें एक तले से। अच्छा, यदि मुझे इसकी सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वो मैं कल ही बता चुका था, U=SA, ये मैं बता चुका था। इस लिक्विड सरफेस का जितना एरिया होगा उतनी इसमें सरफेस एनर्जी होगी। मुझे इसके आधे सरफेस की एनर्जी निकालनी है, तो आधा एरिया डालना, तो आधे सरफेस की एनर्जी निकल जाएगी। किसकी? आधे सरफेस पर। तो अब आ जाइए, इसी फॉर्मूले से आपको जहां फोर्स निकालनी है लिक्विड की, वो चाहे बाउंड्री पे निकालनी हो तो बाउंड्री की लेंथ रख देना। एक और फिगर दिखाता हूं। मान लो लिक्विड की शेप ऐसी है, मान लो लिक्विड की शेप ऐसी है, ऐसी, या यूं कहिए कंटेनर की शेप ऐसी है, क्योंकि यार लिक्विड ना उसी कंटेनर की शेप में ढल जाता है ना। तो अब मान लो, अब मेरी 3D इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं इसमें पानी भरूंगा, है ना, तो पानी ऐसे भरा होगा और ऊपर से देखने पे इसकी शेप ऐसी होगी। अब इतनी थिकनेस को आपको लिक्विड सरफेस मानना है, रबड़ मानना है, आपको ये मानना है कि ये रबड़ है, मानना पड़ेगा कि ये रबड़ है। कितनी थिकनेस? 10⁻⁻⁹ थिकनेस को। अब ये इतनी थिकनेस सिकुड़ने की कोशिश कर रही होगी। यदि मैं यहां कोई लाइन इमेजिन करता हूं तो उस पर दोनों तरफ फोर्स होगी, है ना। लेकिन यदि मैं बाउंड्री पे देखूं तो बाउंड्री पे तो एक ही तरफ होती है ना, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, ये इधर भी लग रही होगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये है ना, और ऐसे भी लग रही होगी। माना ये A, ये BCD। अब आपसे मैं पूछता हूं, ये जो सॉलिड बाउंड्री ABCD है, इस पर लिक्विड की वजह से कितनी, ये धर्मेंद्र है जो सिकुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस चक्कर में जो सॉलिड बाउंड्री उन पर भी फोर्स लग जाएगी, लिक्विड सिकुड़ेगा, है ना। अच्छा इमेजिन करो, कहां गया वो बैलून? बैलून यहीं तो रखा था, अच्छा जिम में। मान लो यदि मैं इस खिंची हुई रबड़ को ऐसे पकड़ लूं, तो मेरे इन दोनों हाथ इधर आने की कोशिश कर रहे हैं ना। सपोज करो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है, मैंने इसे खींच दिया, मैं तो खींच सकता हूं, मैं ताकतवर हूं, मैंने अब इसको खींचा हुआ, अब किसी बच्चे के हाथ में दे दिया कि बेटा इसे पकड़ना, जैसे ही वो पकड़ेगा वो तो यूं हो जाएगा ना, क्योंकि वो बच्चा इसको नहीं रोक पाया। तो इसका मतलब फोर्स तो वो लगा रहा है सिकुड़ने की, बस नहीं चल पा रहा। लेकिन फोर्स कैलकुलेट करें तो अब बताइए, यदि ये L लेंथ है, यदि मैं सिर्फ इसके AB लेंथ पे फोर्स निकालना चाहता हूं, देखो F होता है TL, ठीक है। यदि मैं सिर्फ उसकी AB लेंथ पर ही फोर्स निकालना चाहता हूं कि A से लेके B तक कितनी फोर्स लगी है, तो मुझे क्या करना है, T कांस्टेंट है जो लिक्विड का सरफेस है, A से लेके B तक की लेंथ रख दूंगा, खत्म कर। मुझे यदि उसकी
एडी एडी लेंथ पर फॉर्मूला लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, टी एल ए डी रख दूंगा। समझ गए नहीं समझ गए? फॉर्मूला वही है टी एल टी एल टी एल, लेकिन यदि मुझे सिर्फ उसकी इतनी लेंथ पर फोर्स निकालनी है, इतनी लेंथ पर, यानी जो 4 एरो दिख रहे हैं इनका टोटल निकालना है मुझे, इन चारों एरो का टोटल, एक्चुअली टोटल फोर्स निकालनी है इस पर, तो मुझे फॉर्मूला टी एल ही लगाना है, लेकिन जिस लेंथ पे निकालना है वो लेंथ रखी जाती है। मुझे ए से लेकर डी तक की लेंथ पर फोर्स निकालनी है, तो एफ इक्वल टू टी एल, जो जिस लेंथ पे निकालना है वही लेंथ रखनी है। अब मान लो मुझे पूरी बाउंड्री, माना ये बी है, यहां से यहां तक, मुझे पूरा बाउंड्री पे टोटल फोर्स ऑन बाउंड्री, टोटल फोर्स ऑन सॉलिड बाउंड्री ड्यू टू लिक्विड सरफेस टेंशन, लिक्विड सिकुड़ रहा है ना, जिसकी वजह से लिक्विड, तो मुझे यदि पूरी एबीसीडी लेंथ पे निकालनी है तो टी एल एबीसीडी रखूंगा, और पूरी एबीसीडी लेंथ है ट्वाइस एल प्लस बी। देखना ये समझ में आया कि नहीं? मतलब पूरी एबीसीडी बाउंड्री पे इतनी फोर्स लग रही होगी, इतनी लग रही होगी इस पूरे इस एबीसीडी लेंथ पर, यानी जितनी लेंथ पे निकालनी है उतनी लेंथ को डाल दीजिए। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो एक बार, और हाँ या ना जो भी है बोलो, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मैं सही कोशिश कर रहा हूं। ठीक, और यदि मुझे इस सरफेस एनर्जी निकालनी है, ये सरफेस एनर्जी, तो यू इक्वल टू एस है, एफ जो भी ए है एल इंटू बी वो डाल देंगे, खत्म कहानी। अब एक लेवल ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, एक लेवल और बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। गौर से देख लेना, इसके ऊपर क्या है, एयर, इस लिक्विड सरफेस का, और नीचे क्या है, लिक्विड। क्योंकि लिक्विड सरफेस किसे बोलते हैं? सरफेस जिसके एक तरफ बल्क और एक तरफ एयर हो, ऐसे समझिए, है ना? ठीक, अब देखिए एक चीज और आपको बताता हूं, लिक्विड ना रावण की तरह होता है, रावण। जैसे सपोज करिए ये कोई पानी की ड्रॉप है, तो ये क्या है, देखो जो थोड़ा मोटा मोटा बनाऊंगा थोड़ा सा, ये क्या चीज है, ये लिक्विड की सरफेस है, ये लिक्विड की सरफेस है, ये जिसकी थिकनेस 10 की पावर -9 होगी, यानी ये अंदर का लिक्विड है वो एक रबड़ से घिरा हुआ है, और वो रबड़ सिकुड़ने की कोशिश कर रही है। चलो ये बात समझ में आ गई, ये लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का बल्क है, लिक्विड का सरफेस सिकुड़ना चाह रहा है इस चक्कर में, वो स्फीयर बन गया। अब यदि इमेजिन करो मैं इसका हैप्पी बर्थडे टू यू कर दूं, हैप्पी बर्थडे टू यू काट दूं इसको, इमेजिन करो ऐसे काट दिया मैंने, ठीक है, तो पता है अब लिक्विड की सरफेस ये 10 की पावर -9, ये भी लिक्विड की सरफेस हो गई। पहले एग्री करते हो कि नहीं? ये लिक्विड की सरफेस हो गई है, ये लिक्विड की सरफेस हो गई है। अब तो तुरंत ये सरफेस भी सिकुड़ने की कोशिश करेगी, ये हिस्सा फटाफट स्फीयर ये वाला ऐसे हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा इतनी देर में, आप काट नहीं पाओगे, उससे पहले स्फीयर हो जाएगी वो। लेकिन मैंने उसे ये मान लो वेरी 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 अल्ट्रा हाई स्लो मोशन में समझा दिया कि इसका हैप्पी बर्थडे टू यू करोगे तो अब ये फ्री सरफेस हो गई है, यानी जो श्राप केवल इतने पे लगा हुआ था वो श्राप इसके साथ साथ इसको भी लग जाएगा, यानी जो सरफेस बनेगा उसको ये श्राप झेलना पड़ेगा। देख ले भाई तू सरफेस बनने जा रहा है तो ये झेलना पड़ेगा, तो इस पे एक नई टेंशन आ गई, तो ये हो गया, ये सिकुड़ने की कोशिश की। और अच्छा ये फिर लिक्विड क्या कोशिश करेगी, ये पूरी सरफेस कोशिश करेगी टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, तो इससे कम एरिया इसका होता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम, स्फीयर इज ऑलवेज मिनिमम सरफेस एरिया, तो इसको भी स्फीयर ही बनना पड़ेगा क्योंकि यहां सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब सुनिए, हाँ अभी जो मैंने समझाया था एक बार और खेलते हैं। अब आते हैं, यदि मैं एक ऐसा सिनारियो लेता हूं कि एक मैंने फ्रेम लिया, फ्रेम है बेटा ये ए बी, क्या है ये ABCD फ्रेम है वायर का, इसको मैंने सोप सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाला तो इसमें सोप फिल्म बन गई। यानी जो मैं हल्की सी लाइन खींच देता हूं ये जताने के लिए कि एक सोप फिल्म बन गई, एक सोप फिल्म बन गई, ठीक है। अब सुनना, हमारे लिए तुम्हारे लिए ये सोप फिल्म की थिकनेस कोई मायने नहीं रखती, उंगली करते फोड़ दोगे, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक सोप फिल्म की भी थिकनेस 10 टू दी पावर -9 से कहीं 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 ज्यादा है, होती है। उस दिन ताश की गड्डी से समझाया था ना, ठीक है ना, कि जब तभी तो बेटा जब हम वो बच्चा फ्रेम में डिप डालता है, फूक मारता है तो कितने सारे बबल्स निकलते हैं, क्योंकि अंदर कई सारी लिक्विड की
लिक्विड फंसा हुआ है अंदर जा रहा है, सब बाहर निकलते हैं करके, है ना। चलिए अब समझिए, यदि ये सोप फिल्म है, ये क्या है, लिक्विड फिल्म, लिक्विड सरफेस, इसके एक तरफ एयर एक तरफ लिक्विड है, एक तरफ एयर एक तरफ बल्क है, एक तरफ एयर एक तरफ बल्क है ना ये। अब ये जो सोप फिल्म बनी है, इसका अल्ट्रा हाई जूम देखिए, अब इसको अल्ट्रा हाई जूम करके दिखा रहा हूं, तो पता है ये, इमेजिन करो मेरे पास एक बहुत शानदार कैमरा है जो इसको जूम करके दिखा रहा है, मतलब ए बी वायर इतना मोटा हो गया, ये ए बी वायर फ्रेम जो होता है ना, ए बी वायर इतना मोटा हो गया। ये क्या चीज है फिर, ये क्या मोटा कर दिया, ये सोप, इमेजिन करो मैं एक्सरे दिखा रहा हूं, है ना, ये जो सोप फिल्म की थिकनेस है, ये जो थिकनेस होती है ना, ये है सोप फिल्म की थिकनेस जो यहां नहीं देख पा रहे, और इस टी की वैल्यू आप मानो ना मानो होती तो यही है, ये जो थिकनेस होती है, जो सोप, इवन सोप फिल्म की थिकनेस 10⁻⁻⁹ से कहीं ज्यादा होती है। इसका मतलब जब ये थिकनेस 10⁻⁻⁹ से ज्यादा है ना, ये थिकनेस, तो एक्चुअल में यहां क्या हुआ, एक 10⁻⁹ यहां खींचो और एक 10⁻⁹ यहां खींचो, यानी सच्चाई ये है, एक लिक्विड की सरफेस तो ये ड्रॉ होती है, दिस इज लिक्विड सरफेस। क्यों है ये लिक्विड सरफेस, बताता हूं, अभी बताता हूं। और एक लिक्विड सरफेस ये है, सोप फिल्म में एक्चुअली एक नहीं, दो लिक्विड सरफेस होती हैं, ध्यान रखना। ये जो थिकनेस है, ये 10⁻⁹ है, सेम ये 10⁻⁻⁹ है। अब इसके ऊपर एयर है, इसके ऊपर एयर है ना, नीचे भी एयर है, एक्चुअली ऊपर एयर नीचे एयर, ये है सोप लिक्विड, इसमें बीच में ये है सोप लिक्विड, ये, और ऊपर एयर है तो नीचे एयर है। तो सुनिए बेटा, सोप फिल्म में आपके साथ कलेश क्या जुड़ी, यहां जो ए बी बाउंड्री थी, ए बी जो बाउंड्री थी, इस पर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन चिपकी हुई है, लिक्विड की एक ही सरफेस है जो सिकुड़ने की कोशिश कर रही है ना, क्योंकि दूसरी सरफेस तो बहुत नीचे जाके मिलेगी, हालांकि उसके नीचे सॉलिड है, लेकिन जो दूसरी सरफेस मिलेगी वो बहुत नीचे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसकी जान को, ए बी को ऐसे नहीं, इस ए बी को ऐसे फील करिए कि इस ए बी में, इस ए बी से एक लिक्विड सरफेस ये अटैच है और एक ये अटैच है, तो ये भी खींचने की कोशिश करेगी ये वाली, और ये भी सिकुड़ने की कोशिश करेगी। अब एक मिनट सुनना, यदि मेरे पास ये बैलून है ना, ये बैलून है, एक ही बैलून है इसकी, है ना ये, और मैंने इसे ऐसे खींच लिया, तो मेरा मेरे हाथ पे ये वाला हाथ इधर खिसकने की कोशिश करेगा और ये इधर। लेकिन यदि मैं दो बैलून ले लूं और दो बैलून पकड़ के अब ऐसे खींचूं, तो मेरे हाथ पे तो ट्वाइस फोर्स होगी कि नहीं होगी, सोचो, क्योंकि दोनों बैलून सिकुड़ने की कोशिश करेंगे ना। सपोज करो मैंने ये दोनों बैलून पकड़ के खींच लिए और मेरे अंगूठे और इनने खींच लिए, अब होगा क्या, नसीब एबी का इस बार क्या खराब हो गया कि इस एबी के साथ एक नहीं दो लिक्विड सरफेस अटैच हुई। ये चीज फील लेके आइए, ये एक लिक्विड सरफेस ये रही हो रही, ये क्यों लिक्विड सरफेस है, ये क्यों लिक्विड सरफेस है, क्योंकि भैया लिक्विड सरफेस की जो डेफिनेशन दी है, बताना, लिक्विड सरफेस वो होती है जिसके एक तरफ एयर एक तरफ लिक्विड हो जाए, वो लिक्विड सरफेस बन जाती है। अब इतनी ये इसके ऊपर एयर है, नीचे सोप लिक्विड है, इसके, अब इसको देखिए, इसके एक तरफ एयर एक तरफ लिक्विड है कि नहीं, ये सोप फिल्म है ना, इसे मानते हो, अच्छा ये बताओ, इसे सोप फिल्म मानते हो ना, ये सिकुड़ने की कोशिश कर रही है, इस फ्रेम को पलट दीजिए, जैसे एक मिनट, ये ए बी वायर है, इसको थोड़ा पलट दीजिए तो उल्टा सीधा एक समान हुआ ना, इधर भी तो एक सोप फिल्म बननी है, आपको मानना पड़ेगा कि ये एक थिकनेस है, ये एक थिकनेस है सोप फिल्म की, जिसमें दो लेयर बन, जिसमें एक फिल्म ऊपर और एक नीचे बन गई, दोनों ही सिकुड़ने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए इस एबी पर जब नेट फोर्स कैलकुलेट करी जाएगी, इस एबी पर, तो ये वाले फोर्सों का कलेक्शन, ये जो ऊपर, और एक इन वाले फोर्सों का कलेक्शन, क्योंकि वो भी एबी से ही अटैच हो गई है। दिक्कत ये कि वो भी एबी, एक्चुअली वायर की मोटाई इतनी थी कंफर्टेबल कि इस थिकनेस को अपने में समाहित कर ले। वायर की जो थिकनेस थी वो 10⁻⁻⁹ से कहीं ज्यादा थी, वायर की जो थिकनेस थी, ये थिकनेस, वो 10⁻⁻⁹ से कहीं ज्यादा थी। तो उसने जब सोप लिक्विड बनाया तो उसके पास, ऐसे देखने में तो नहीं, ऐसे देखने में समझ में आएगा,
तो अब आप बताइए, यदि अब आपसे कोई पूछे किस ए बी बाउंड्री पे कितनी फोर्स लग रही होगी, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है टीएल। माना इसकी लेंथ एल है, तो पता है यार टीएल तो इसकी कैलकुलेशन आ गई ना, लेकिन एक टीएल नीचे से भी लग रहा होगा, यानी जितने एरो ऊपर है उतनी एरो इस पे एबी पे दूसरी फिल्म से लग रहे होंगे। भाई जब एक बैलून मैंने खींचा था और ये फोर्स मुझ पे मान लो 5 न्यूटन लगा रहा है इधर वाले हाथ पे, जब मैं 2 एरो 2 बैलून पकड़ लूंगा तो 2 फोर्स लगेंगी ना मुझ पे। तो बोलो ये समझ में आया? तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें 2 फ्री सरफेस किसी बॉडी से अटैच होते हुए दिखेंगी तो हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, 2TL। यानी उस वायर एबी पर, सुनो, तो उस लिक्विड सरफेस पे जो ऊपर वाली है उस पे तो टीएल फोर्स ही लग रही है, लेकिन उस वायर एबी पर तो दुगना झटका लग गया, टीएल ऊपर से टीएल नीचे से 2TL। और यदि टोटल सरफेस एनर्जी पूछे इस फिल्म की ये जो लिक्विड, तो ऊपर इसमें एक सरफेस एनर्जी होगी ऐसे, और नीचे जो बन रही है उसमें भी वही सरफेस एनर्जी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमको ये चीज ध्यान देनी होती है। जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया? इसमें और इसमें क्या अंतर था समझिए, क्योंकि इस वायर एबी पर सिर्फ एक ही लिक्विड फिल्म अटैच है, दूसरी तो है नहीं, उसके नीचे तो बल्क है, बल्क को थोड़ी नहीं श्राप मिला है कि तू भी सिकुड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला लगा के एबी पे फोर्स निकालो तो सिर्फ टीएल लगाएंगे, और अब आपसे कोई पूछे एबी पर नेट फोर्स निकालो तो टीएल एक और टीएल ये 2TL ऐसे लगाएंगे, और ऐसी कितनी भी लेंथ पर निकालना हो तो वो लगा देंगे। भाई यदि आपको मैंने वो यहां समझा दिया कि एबी पे निकालना है तो ये, और लेंथ पे निकालना है तो जितनी लेंथ डालोगे उतने पे निकल जाएगा। अब आ जाइए, यदि ये समझ में आ गया, तो देखिए एक डेरिवेशन है। वैसे एक सवाल करते हैं पहले एक सवाल करते हैं, मजा आएगा उसे करने में। और जब जब सोप फिल्म आएगी, सोप फिल्म है ना, सोप फिल्म, तब तब आपको ये सोचना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी का एक सवाल उठाता हूं मैं, ठीक है, एनसीईआरटी का एक सवाल उठाते हैं। समझिएगा। और क्वेश्चन नंबर है 10.17 और 10.18 दोनों कराऊंगा, ठीक है। इस फैक्टर को याद रखना, पहले 10.17 देखिए। वो कह रहा है एक यू शेप्ड वायर, एक्चुअली उल्टा यू बना रहा हूं मैं क्योंकि मेरा तो सवाल ये यू है ना, यू, ठीक है, एक यू शेप्ड है, और इसमें क्या है, यहां पर एक स्लाइडर है। वो तो अच्छा है मैंने ये वीडियो आपको भेजी हुई है, तो आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या बदतमीजी हो रही है। ये एक स्लाइडर है, जैसे ही इसमें सोप फिल्म बनाओगे, मतलब इसको पकड़ के सोप सॉल्यूशन में डालोगे, तो क्या हुआ था बताइए, ये वायर सरकने लग गया था ना। आज उसके सरकने का रीजन समझ में आ गया, क्योंकि फोर्स इधर भी लग रही होगी, इधर भी लग रही होगी, पर यहां बस चल नहीं पाया उस सरफेस टेंशन फोर्स का, पर ये फोर्स जहां है ना, यहां उसका बस चल गया, उसको खिसका के ले गया। अब क्योंकि सवाल सिर्फ इस लेंथ पर है, तो अभी बाकी एरो में बिठा देते हो ताकि आप यहाँ पे फोकस रहे। ये ए बी है, अब ये इसको खिसका के ऊपर ले जाएगा, लेकिन उसने कहा कि हमने ए बी पर एक हल्का सा वेट लटका दिया। वेट कोई किलो 2 किलो नहीं, जो ज्वेलर के पास मिलीग्राम वाले फूक से उड़ने वाले वजन होते हैं, वो लगा के रोक लिया इसको। हाँ यार अब रुक जाएगा, अब रुकने की संभावना भी लग रही है ना, ठीक है, ठीक। तो उसने कहा कि यदि ये जो वेट है, ये जो वेट उसने रोक लिया है वायर के वेट को इंक्लूड करके, भाई वायर एबी का भी तो कुछ वजन होगा, और इसको इंक्लूड करके ये जो टोटल वेट उसने सपोर्ट कर लिया है वो 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन सपोर्ट कर लिया उसने, ठीक है, ये उसने अपने आप को सपोर्ट कर लिया ये। तो उसने बोला इसकी सरफेस टेंशन इस लिक्विड की क्या रही होगी। ये सिंपल सा सवाल है, काम करते हैं, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने बोला है कि यदि इस वायर का प्लस ये जो वेट थोड़े बहुत जोड़ दिए, देख लो ना कितना मामूली सा वेट है, सरफेस टेंशन इतनी भी दमदार नहीं होती कि किसी जेसीबी की तरह उठा ले किसी को, लेकिन रुक गया है। अब ये सिस्टम ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। उसने बोला कि बताइए सरफेस टेंशन क्या होगी। तो अब इस वायर, अब बताइए टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, भैया ठीक है, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब डाउनवर्ड फोर्स के नाम पे तो W है, अपवर्ड फोर्स के नाम पर ये चारों पांचों जितने, अच्छा एरो तो नंबर ऑफ एरो कितने भी बनाओ, लेकिन यदि मुझे देखो ये जो वेट है वो सिर्फ एक ही जगह लग रहा है, एक ही जगह इस पॉइंट पर, और ये जो फोर्स इस एबी पर लग रही है वो बिखरी हुई लग रही है,
और इस फोर्स को इकट्ठा करके कैलकुलेट करना है तो वो है एफ की जगह लिख सकते हैं टीएल प्लस टीएल। अब आप बताइए इस एफ की जगह फोर्स ऑन वायर एबी जो अपवर्ड लग रही है उसको 2TL क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये सोप फिल्म है। सोप फिल्म ऐसी होती है, ऐसी होती है। इसमें एक फोर्स इस फिल्म पे आगे लग रही होगी, एक पीछे लग रही होगी। यानी ऐसे समझो ये बैलून है, ऐसे पकड़ लेता हूं मैं इस बार, ऐसे। ये सोप फिल्म है ऐसे, तो दोनों आगे और पीछे से, दोनों तरफ पीछे से खिसक रहा होगा ये। तो हो गया सवाल। तो 2TL इक्वल टू W, T बराबर W/2L। लेंथ भी दे रखी थी, 30 सेंटीमीटर वायर है। ये जो लेंथ है स्लाइडर वो 30 सेंटीमीटर का है। तो यूनिट का ध्यान रखे, वेट तो ऐसा यूनिट में दे रखा है, 2 की जगह 2। ये 2 फैक्टर समझ में आ गया है नहीं आ गया ये बताओ? इस सवाल को कराने के लिए ही मुझे ये 2 फैक्टर समझाना पड़ा कि 2 फैक्टर क्यों लगता है। सोप फिल्म में लगेगा, ऐसी सिचुएशन में लगेगा वायर ए बी पर। ठीक, अब क्या बता रहा था मैं, ये तो कर ही लोगे। अब एक चीज और, अब आप एक चीज देख रहे हो इसमें। अच्छा बताइए, मैं आपसे थोड़ा सा आईक्यू जनरेट करवाना चाह रहा हूं। मुझे यदि ज्यादा वेट सपोर्ट करवाना है, ज्यादा वेट सपोर्ट करवाना है, और लिक्विड मेरे पास यही है, फ्रेम आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आप चाहोगे तो दूसरा फ्रेम मिल जाएगा आपको, है ना? तो बताना, यदि थोड़ा सा ज्यादा वेट सपोर्ट करवाना है तो आप क्या करोगे बताइए? यदि आप चाहते हो, अच्छा क्योंकि हल्का सा भी वेट रख दिया तो ये नीचे खिसक जाएगा, वेट कम कर दिया तो ऊपर। अब यदि आप चाहते हो कि थोड़ा ज्यादा वेट सपोर्ट करे तो कैसा फ्रेम लोगे? आपसे पूछ रहा हूं। ब्रॉड फ्रेम को थोड़ा और जस्टिफाई करो। ब्रॉड मतलब किस चीज में आप चाहते हो कि ज्यादा वेट सपोर्ट हो, तो आप ऐसा फ्रेम लोगे। ब्रॉड ऐसे ही तो, ब्रॉड यही तो कह रहे हो बेटा, ब्रॉड ऐसे, हर ऐसे तो कह रहे हो, थोड़ा चौड़ा ऐसे करके ब्रॉड, सही है। सर्कल, कॉर्कल समझनी है। हर्ष बेटा ऐसा लेंगे क्या यदि आपको ज्यादा? हाँ, हर्ष ने अब पकड़ा ना तभी। और बेटा और सोचो, यदि आप चाहते हो कि ज्यादा वेट सपोर्ट हो, थोड़ा खुद सोचो तो गौर से देखो, वेट को कौन सपोर्ट कर रहा है? 2TL, जिसमें आप 2 को 3 कर नहीं सकते, टी रहेगी, भगवान ने दी है। आप बस लेंथ बढ़ा के ही ज्यादा वेट सपोर्ट कर सकते हो। यदि ऐसा ना फ्रेम लेके ऐसा फ्रेम लोगे ना, ऐसा, अब बताइए इसके अंदर सोप फिल्म बना ली। अब आप अपनी बुद्धि, यही सोप फिल्म बना ली, तो बताइए ये पहले से ज्यादा वेट सपोर्ट करेगी या कम करेगी? ये बताइए। यदि लिक्विड वही है, वही लिक्विड है, वही सरफेस टेंशन का लिक्विड है, तो ये ज्यादा वेट सपोर्ट कर सकती है, कम सपोर्ट करेगी या उतना ही करेगी? अब ये ज्यादा करेगी, तो यही तो आपको यहां से फील करना है, क्योंकि अब ये लेंथ बढ़ गई तो अब ऐसे लगेगी, लेंथ बढ़ जाएगी तो बताना अपवर्ड फोर्स कितनी हो जाएगी? अपवर्ड फोर्स TL प्लस TL 2TL। अब लेंथ ज्यादा है तो फोर्स भी तो ज्यादा हो गई, ज्यादा लेंथ तो ज्यादा फोर्स होगी नहीं होगी? अब अगला कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही यही है। अगला कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि मान लो 10.18 है, पर वो सवाल समझा दूंगा कि जैसे कोई फ्रेम है, इसने इतना वेट सपोर्ट कर लिया है, इतना, इस फ्रेम ने, तो मुझे ये बताना, यदि मैं इस फ्रेम में ऐसे कर दूं, ये ऐसे, ये मतलब ये 30 सेंटीमीटर ही है, पर ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। मतलब ये तो एरिया जो लिक्विड फिल्म है वो इतनी है, ये इतनी है, तो ये कितना वेट सपोर्ट करेगा ये बताइए? ये थोड़ा सा आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए क्वेश्चन। अब बस इसकी फिल्म इतनी है, इसकी थोड़ी खिंच गई है, ये फिल्म इतनी है, ये खिंच गई है, तो बिलीव मी ये भी उतना ही खींचेगी, ये भी। क्योंकि जब आप यहां वेट का फॉर्मूला लगाओगे तो अपवर्ड फोर्स के रूप में, भाई टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स तो उतनी रहेगी ना 2TL, तो वेट कैसे ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा या कम सपोर्ट हो जाएगा? फिर एक और सवाल, वो कह रहा है अच्छा यही है लेकिन ऊपर एक मंदिर सा बना दिया ऐसे करके, अगले सवाल में ऐसे 10.18 में, और ये 30 सेंटीमीटर है, तो बताइए ये कितना वेट सपोर्ट करेगा? ये भी उतना ही करेगा
इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर फिल्म की शेप कैसी है, क्या नहीं है, कैसी है, या एरिया कितना फैल गया, ये हमें तो सिर्फ इतना पोर्शन देखना है, इतना पोर्शन देखना है, इतना पोर्शन देखना है, बस। यानी लिक्विड की जो सरफेस टेंशन है ना, वो इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती है। क्या ये समझ में आया? तो एक डेरिवेशन लेते हैं। डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन टी एंड एस, रिलेशन बिटवीन टी एंड एस। ठीक है, देखिए यहां से मैं पहले, अच्छा रिजल्ट बाद में बताऊंगा, डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन बाद में, रिजल्ट बता देता हूं। न्यूमेरिकली टी और एस एक ही बात होती है, सच्चाई है। न्यूमेरिकली, डायमेंशनली, यूनिट सब एक जैसा होता है। ठीक है, टी को एस बोल दो, एस को टी बोल दो, चलेगा। गंगाधरी यहाँ शक्तिमान है। चलिए मैं कुछ क्रॉस चेकिंग कराता हूं। टी का फॉर्मूला आपने एफ अपॉन एल पढ़ा है। एफ की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और लेंथ की लेंथ होती है एल से एल कट गया एम टी माइनस टू आ रही है। डायमेंशन किसकी? टेंशन की, सरफेस टेंशन की। और यू का फॉर्मूला होता है यू अपॉन एस का फॉर्मूला यू अपॉन है नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज और, एक बड़ी काय किल्ली पौधा है, ये जो एस है, मैंने इसको क्या नाम बोला था? सरफेस एनर्जी, है ना, कांस्टेंट। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले को ऐसे पढ़ते हैं तो कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी इसको बोल देते हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे बोल सकते हो। मतलब वो यूं कहते हैं कि नहीं, हम इसको ऐसे बोलेंगे क्योंकि एस का फॉर्मूला यू अपॉन है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। लेकिन सच बात है दोनों में कंफर्टेबल रह सकते हो, आपको कैसे भी पढ़ सकते हो फिजिक्स को। मैंने इसको सरफेस एनर्जी पुकारा है ना, आपको लगता है कि नहीं, कोई बुक्स पढ़ते हो कि नहीं सर ने ये पढ़ा है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो ये। फिलहाल जब आप मुझको फॉलो कर रहे हो तो मेरी बात सुनिए बस, ठीक है। तो अब बताइए, एस का फॉर्मूला यू अपॉन है, यू की डायमेंशन एम एल टू टी। जिन्होंने ये कहा ना ये सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, वो भी ठीक है, उनके पास अपने आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना। क्योंकि देखो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो यू की जगह एम एल टू टी माइनस टू, एरिया की जगह एल टू कट गया ना। देख रहे हो बेटा, डायमेंशनली सेम है। एक्चुअली अब लॉजिक के साथ बताता हूँ कि ये सेम न्यूमेरिकली भी कैसे है। तो ये 2 नंबर में डेरिवेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि प्रूफ दैट टी एंड एस बराबर है। तो इमेजिन करो मैंने एक वो फ्रेम लिया, वही फ्रेम जिसपे अभी सवाल किया था ना, सवाल, ये एक फ्रेम, ये रहा फ्रेम, स्लाइडर ए बी, इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबाया, या बाहर निकाला, सॉफ्ट फिल्म बन गई। फोर्स हर तरफ तैयार है, सरफेस पर हर जगह टेंशन है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ठीक है। कहां दिखाओगे आप? ठीक। अब देखिए, यदि मान लो मैंने इसे छोड़ दिया तो ये फर्र से भागेगा कि नहीं भागेगा? बोलो, एक मिनट सुनिए, मैं दोबारा बनाता हूं इसको, ये वही सेम टू सेम। यदि मैं मान लो ये जो स्लाइडर है, इसमें जो सॉफ्ट फिल्म बन गई, इस पर इधर फोर्स लग रही होगी कि नहीं, जो इसको इधर खींचने को तैयार है, आपको इसे रोकना पड़ेगा, पता ना कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसे रोकने के लिए, जिससे कि खिसके नहीं। और यदि ये लेंथ एल है तो बताइए, आप बताइए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि जिससे फर्दर इधर ना खिसके, कितनी एक्सटर्नल फोर्स यूज करनी पड़ेगी। और ये सॉफ्ट फिल्म है, ध्यान रखना, आगे भी एक फ्री सरफेस है, पीछे भी फ्री सरफेस है। तो टीएल ये वाली, तो पीछे से भी लग रही होगी, प्लस टीएल, तो मुझे 2TL फोर्स लगानी पड़ेगी इसे रोकने के लिए। और कहीं मैंने इसे छोड़ दिया, यदि इसे छोड़ दिया, जैसे यहां से एफ एक्सटर्नल फर्र से भाग के यहां आ जाएगा, ये ध्यान रखना, यहां आ जाएगा, ये सब खत्म कर देगा एरिया। और वो तो अच्छा है कि मैंने ये वीडियो भेजा हुआ है आपको, भेजा हुआ है कि नहीं, जिसमें ये हुआ है कि नहीं, बोलो। अब तो देख लिया होगा कि अब भी नहीं देखा? स्वानी ने यूं कहा था कि अब तो देखना पड़ेगा उस समय क्लास में, अब तो देख के आए हो ना। तो यदि मैंने ऐसे छोड़ दिया तो ये खिसकता हुआ लग जाएगा, ये बच जाएगा। तो अब बताइए, यदि यहां पे मैंने इसे खींच के एक्स डिस्टेंस पे ले आया हूं, सपोज करो खींच के एक्स डिस्टेंस पे ले आया हूं इसे खींच के, तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0 होगी कि नहीं होगी? छोड़ दी। तो शुरू से खेलते हैं, माना मैंने इसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के यहां पे ले आया, तो देखते हैं कितना वर्क डन करना पड़ा। और जितना वर्क डन करूंगा वही एनर्जी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि यही होता है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क में रिलेशन। मैं जो भी वर्क कर रहा हूं वो बेवजह नहीं जा रहा, मेरा द्वारा किया गया वर्क, इसे खींचने में सरफेस एरिया जो क्रिएट किया है मैंने सॉफ्ट फिल्म का, ठीक है ना, खींचने से एक सरफेस एनर्जी डेवलप हो रही है, आगे भी और पीछे भी,
है ना। तो देखते हैं पहले ये कैलकुलेट, ध्यान रखना कि मेरा जो वर्क डन है वो किस रूप में स्टोर हो जाएगा, जो मैंने जो वर्क किया वो सरफेस एनर्जी डेवलप कर देगा, है ना, एनर्जी आगे भी पीछे भी। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला सीधा सीधा सिद्धांत है, एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया, एफ एक्सटर्नल डॉट एक्स, एफ एक्सटर्नल एक्स कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है, मुझे कितनी, मतलब मैंने ये निकाला है कि मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, इस फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ा, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ी, 2TL, यहां से यहां खींचना पड़ा x cos 0, क्योंकि खींचना, देखो फोर्स का एरो इधर है और खींचा भी इधर है, वो तो इधर सरक गया था, इसको खींच के यहां लाए हैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है। अच्छा एक और चीज, cos 0 की वैल्यू, ये cos 0 आएगा, ये हो गया 2TLX। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप वर्क डन का फॉर्मूला आज तो बड़े मजे से लगा रहे हो, वरना इससे पहले तो आप यूं कहते थे पहले स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर लो बेटा ये कर लो, फिर टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेना। आज आपने हम पे रहम क्यों कर दिया, आज इंटीग्रेशन क्यों नहीं? उसका सिंपल रीजन है यार, हर समय मुंह उठा के ये थोड़ी यूज करेंगे, जब हमें मजबूरी बन जाती है तो यूज करते हैं। यदि फोर्स कांस्टेंट है तो फिर क्यों यूज करें? यदि फोर्स कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है ना भाई साहब, अंदर dx रह जाता है। यदि फोर्स कांस्टेंट हो तो, है ना, तो ये x, यदि फोर्स कांस्टेंट हो तो हम सीधे सीधे यूज करेंगे। अब हमारी एक्सटर्नल फोर्स 2TL, सब तो कांस्टेंट है इसमें, 2 कांस्टेंट, T कांस्टेंट, और जब मैं इसे खींच रहा था तो L थोड़ी नहीं बदल रही थी, सब कुछ तो कांस्टेंट है, इसलिए आपका काम इस बार सस्ते में हो गया। तो 2TLX, दिस इज वर्क डन। और मेरे इस वर्क डन को तो मैं चलो लिख दूंगा, सरफेस एनर्जी SA प्लस SA, 2 बार क्यों टोटल कर रहा हूं मैं, एक आगे से सरफेस एनर्जी डेवलप हुई है और एक पीछे से हुई है, ये हो गया 2SA। एरिया कितना है, एक, ए माने एक तरफ का सरफेस एरिया, यही तो मतलब है, एक तरफ का सरफेस एरिया, तो L इंटू एक्स, एरिया को लिख दिया L इंटू एक्स, और वर्क डन तो ये 2TLX वही हुआ, 2TLX, तो 2 कट गया, L कट गया, X कट गया, मतलब अल मल टल कट गए, T इक्वल टू S आ गया। सरफेस टेंशन को T, S को T को S लिख सकते हो। 2 नंबर का डेरिवेशन है, कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, पर हम तो यहाँ एकेडमी पढ़ रहे हैं ना, यहां तो पूछेंगे। तो ये था हमारे पास सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। अब मैं एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा सरफेस टेंशन को और मजबूती से सिखाता हूं, तब तो उसको फील करना। देखिए अभी तक मैंने आपको जो सरफेस दी थी वो सारी फ्लैट थी, कैसी थी, फ्लैट। थोड़ा सा केवल समझने के लिए करते हैं ना, कभी कभी नॉलेज आनी चाहिए, जितना अच्छे से फील कर लोगे। ये मेरे पास ये रहा वो फ्रेम, सोप फिल्म वाला है ना, ये पहले से ही टेंशन में, सपोज करो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे मतलब 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ये पहले से ही अनकंफर्टेबल है। लिक्विड की हर सरफेस अनकंफर्टेबल होती है, हर सरफेस सिकुड़ना चाहती है। मैं इसे मौका दे दूं सिकुड़ जाएगी, मौका देते ही सिकुड़ जाएगी। वो तो इस धर्मेंद्र को रस्सियों से बांध रखा है हमने, रस्सियों से बांध रखा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉलिड की और लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्स ने बांध रखा है लिक्विड को। सॉलिड, ये सॉलिड फ्रेम है ना, और अंदर लिक्विड है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की रस्सी से बंधा हुआ है धर्मेंद्र, ये हमारा। ठीक, अब यदि मैं यहां पिंच चुभा दूं तो ये सिकुड़ जाएगा, ये तो पहले से अनकंफर्टेबल है, अपना एरिया कम करना चाह रहा है। लेकिन यदि मैं इसमें से हल्की सी फूंक मारता हूं, फूंक मारी ऐसे करके, है ना, फोर्स लगाई, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे बोलो, मानते हो ना? अब आप बताइए, आपने इसका एरिया बढ़ा दिया या घटा दिया सोप फिल्म को? अब मेरे संग दिक्कत है कि मैं 3D नहीं बना पाता, इसलिए मैं एनिमेशन भेज देता हूं आपको। ये अब आपने एरिया बढ़ा दिया या घटा दिया फूंक मार के? सपोज करो इतनी फूंक मार के रोक रखा है आपने एरिया बढ़ा दिया, आपने इसकी जान को और कलेश बढ़ा दी, आपने इसे और अनकंफर्टेबल कर दिया इसको। यार ये तो पहले से ही एरिया कम करना चाह रहा था, आपने और बढ़ा दिया ना। इसीलिए जब आप इस फूंक को हटाओगे, इस एरो को, तो ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज अपने आप नहीं होती ना, कोई भी चीज अपने आप नहीं होती। सिकुड़ने की कोशिश, कोई भी चीज पे फोर्स अपने आप नहीं लगती। आइए दिखाता हूं, मैंने आपको बताया था लिक्विड पे सरफेस पर हर जगह टेंशन है। एक एरो मैंने यूं मार दिया तो ऐसे करके टेंशन होगी, है ना। अब देखिए ये ऐसे समझिएगा, है ना, यहां पर एक लिक्विड सरफेस समझिएगा, लाइन, इस पर ऐसे ऐसे फोर्स
होगी कि नहीं होगी? हर जगह होगी, कहीं भी लगा लीजिए। अब आप इस पॉइंट को समझिए, जो फोर्स पहले ऐसे ऐसे लग रही थी वो अब ऐसे ऐसे फील करनी है आपको। सरफेस टेंशन ऐसे और ऐसे। ये थोड़ा सा आपके लिए भले एकेडमी में नहीं है, लेकिन यदि कंपटीशन करोगे इतना तो आपको समझना पड़ेगा। राजी राजी नहीं गिर रहा जी। यानी वो जो ये सरफेस, तो अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए ये सब फ्लैट सरफेस थे, लेकिन जैसे ही मैंने फूंक मारी सरफेस में गोलाई आ गई। गोलाई आने का मतलब आप समझिएगा, ऐसे समझिएगा। मुझे बताना, यदि दो लोग इस रस्सी को खींच रहे हैं, दो लोग इस रस्सी को खींच रहे हैं, तो इस पॉइंट को यदि मैं टारगेट करूं तो इस पर ऐसे और ऐसे टेंशन लग रही है ना, इस पॉइंट को टारगेट करूं तो ऐसे ऐसे टेंशन लग रही है ना। लेकिन यदि मैं इसमें अचानक से रस्सी पर कपड़े सुखा दूं, इसी रस्सी पर, तो रस्सी ना ऐसे हो जाएगी। भाई कपड़े सुखा दिए तो अब इस टेंशन को आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा ना। समझने की कोशिश करिए, रस्सी टेंशन हमेशा अलोंग द लेंथ लगती है ना, ये एरो अलोंग द सरफेस ही होने चाहिए। सरफेस में गुलाई कर दी, एक्चुअल में तो ये हुआ होगा, मैं ये बता दूं, ये सरफेस में गुलाई आ गई तो ये फोर्स में भी ना गुलाई आ गई होगी ऐसे करके। ये फोर्स हमेशा सरफेस पर ही आपको लगानी है। मैं अभी एक डेमो करके दिखाऊंगा, अभी उससे और हिट करेगा आपको ये चीज, आपको और अच्छे से, यदि सरफेस टेंशन को ढंग से समझना है तो। जैसे ये टेंशन इधर और इधर थी ना, ऐसे ऐसे कपड़े सुखा दिए तो ये रस्सी ऐसे हो गई, तो क्या टेंशन ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं, अब टेंशन तो ऐसे ऐसे हो गई। ऐसी जब ऐसे करके फोर्स थी, यूं करके ऐसे और ऐसे थी, और फूंक मारी तो ये ऐसे होगी। मैं कोशिश करता हूं एक चीज दिखाने की। हाँ, ये इमेजिन करो, ये लिक्विड की सरफेस है, यही वाली गोलाई, गोलाई तो आ रही है ना इधर। जब ये फ्लैट थी, अब मैं इसको प्लीज गौर से देखिएगा, इसको सीख डाला तो बहुत कुछ समझ डाला। जैसे ये खिंची हुई है ऐसे, या ऐसे खिंची हुई है, तो मैं इस पर कोई भी लाइन, जैसे मैंने यहां कहा गया, ये लाइन ड्रॉ करी थी ना, ये आपके सामने ड्रॉ करी थी कि हर लाइन टेंशन में, कैसे भी इमेजिन कर लो, चाहे ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है ना, ऐसे इमेजिन कर लो ये वाली लाइन, चाहे ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे इस पर इमेजिन करते हैं। मैं आपके सामने एक मिनट पहले मैं बना लेता हूं, फिर दिखाता हूं। बनी नहीं था। एक मिनट, थोड़ी देर वेट करिए। इसको समझ लोगे ना, मैं बेटा एनसीईआरटी ही पढ़ानी होती ना तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता। लेकिन फिर आप जब कंपटीशन में जाओगे सबसे पहले गाली आप मुझे ही दोगे कि ऐसा कुछ तो सर ने बताया ही नहीं था, ठीक है। और मैं बेटा गाली नहीं खाना चाहता, एटलीस्ट सब कुछ तो नहीं बता सकता कंपटीशन जैसा। अभी रुको, बस थोड़ी देर वेट करो। देखो ये कुछ ऐसे लाइन दिख रही है, ये दिख रही है ना, ऐसे समझो ये लिक्विड की सरफेस है, ऐसे ये। पहले इतना समझ में आया कि नहीं, कि एक बीच में लाइन इमेजिन करिए मेरे को भगवान ने, है ना, कि जैसे कोई रबड़ खिंची हो, यदि कोई रबड़ खिंची हो तो उस पर आपको ये, मैंने ये अभी तक फ्लैट सरफेस के एग्जांपल दिए, यदि कोई फ्लैट सरफेस खिंची हो तो आपको एक लाइन इमेजिन करनी है, उस पर इधर इधर एरो इमेजिन करनी है। अब यदि ये गोलाई आएगी, देखना उसमें, अब आप इन एरो को फील करिए, इस एरो को फील करिए। अब एरो देख रहे हो आप, समझ रहे हो ये थोड़े से तिरछे हो गए होंगे कि नहीं। आप सोचिए गोलाई दूंगा मैं, अब इन एरो को फील करिए। मतलब कैसे फील करना है, सोचो ऐसे, यदि मैं इससे मैच कराऊं ऐसे, तो देखिए और गोलाई, यानी आप देख रहे हो एरो भी गोलाई के साथ होते जाते हैं। जो एरो अभी बिल्कुल सीधे थे, सरफेस में गोलाई आती जा रही है, तो एरो भी ऐसे होते चले गए। समझ में आया या नहीं? कहां है वो एरो? हाँ, ये वाले एरो आ रहा है ना,
ये एरो अब एक्चुअली अब बोर्ड पे 3D नहीं बनता। अब इस एरो को यदि मैं कभी बनाऊंगा तो देखना, इस वाले एरो को, या ये वाला दिख रहा है आपको, ये ऐसे और ऐसे बनाऊंगा। ये फ्लैट नहीं है, ये गोलाई है। सोचो जब कर्वेचर में गोलाई है, थोड़ा और बड़ा बनाओ, यदि इन एरो को और बड़ा बनाओ, चलो इन एरो को थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ। कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है ना, और बड़ा बनाता हूँ ये, तो बताना गोलाई आ रही है नहीं आ रही इस एरो में? ये वाला। तो आपको यानी ध्यान रखना, जो आप लाइन इमेजिन करते हो इमेजनरी, वो पूरी तरीके से सरफेस पर ही लाई करनी चाहिए, और जो एरो इमेजिन करते हो वो भी सरफेस पर ही लाई करनी चाहिए। जैसे जैसे सरफेस पहले की, तो जो एरो ऐसे थे वो ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये समझ में आया या नहीं आया? मेरे पास एनिमेशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेस्ट कोशिश कर रही है। ऐसे कोशिश की, ऐसे कोशिश की, ऐसे कोशिश की, ऐसे कोशिश की। अब देखिए, तो ये एरो जो सीधे थे वो टेढ़े हो गए। अब टेढ़ा है तो मेरा है। जब कोई फोर्स ऐसे होगी तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ रहा हूं। देखो, एक कंपोनेंट इसका ये होगा इस एरो का, और एक ये होगा। देखना, समझ में आया? इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ऐसे ही इसके दो कंपोनेंट होंगे इस एरो के, एक ऐसे और एक ऐसे। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इधर तो दो, ये तो नहीं कैंसिल हुए ना। तो जैसे ही आप इन फोर्सों को हटाते हो, इस फूक को हटाओगे, इस फूक को हटाओगे, तो ये जो फोर्स है ना, इसको सीधा कर देते और ऐसा कर देते। मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कोई तो फोर्स, जैसे मैंने फूक मार के इसको ऐसे किया, तो कोई तो फोर्स होगी जो इसे सीधा कर देती है। फूक मारी, टेढ़ा हो गया, लेकिन कोई तो फोर्स होगी जो सीधा कर देती है। अच्छा, आटे में उंगली करते हो तो वो तो नहीं होता सीधा, तो कोई तो फोर्स होगी जो इसको वापस सीधा कर देगी। च्युइंगम को खींचते हो वो तो नहीं सीधी होती। तो ये वाली जो कंपोनेंट है ना, ये इसको सीधा कर देते हैं और ऐसा ले आते हैं, और सीधा करके ये गायब, क्योंकि फिर सीधी सीधी फोर्स रह जाएगी। यानी आपको जब कोई लिक्विड सरफेस ऐसे समझते हो, ये रही लिक्विड सरफेस, और यदि यहाँ पे कोई हल्का सा इंसेक्ट आके बैठ गया, तो जैसे इस रस्सी पे कोई कपड़ा सुखा दे तो उसके वेट की वजह से ऐसा हो जाता है ना। अब बताओ, यदि मैं आपको इसमें कपड़े वाली फिजिक्स पूछूं कि कपड़ा लटका दिया, तो इस कपड़े में, कपड़े का वजन होगा, मान लो ये कपड़ा है ना, तो कपड़े का mg नीचे लग रहा होगा, इधर टेंशन, इधर टेंशन। कैसे मैकेनिक्स लगाओगे इसकी? ये टी, फिर इस टी के दो कंपोनेंट तोड़ोगे, एक इधर और एक इधर। इस टी के दो कंपोनेंट तोड़ोगे, इधर और इधर। तो ये टी और ये टी कैंसिल हो गए, इन दोनों ने मिलकर इस एनर्जी को बैलेंस किया हुआ है। यही तो मैकेनिक्स लगाओगे ना। सेम जब कोई कीड़ा इस पे आके बैठेगा, तो आपको ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी दब जाएगी, थोड़ी सी, ये मेम्ब्रेन जो रबर की मेम्ब्रेन है। तो ये रही सरफेस टेंशन फोर्स, ये रही सरफेस टेंशन फोर्स, है ना। अब ये दिक्कत ये कि यहाँ ये 2D में बना पाता हूं मैं, 3D में सोचना है, क्योंकि आप ऐसे समझिए, बस रस्सी में फोर्स लाइन के अलग होती है, और ये सरफेस पे फोर्स सरफेस पर होती है। यदि ये इतने सारे एरो हैं, आपको सिर्फ एक एरो देखने को मिल पाता है, दिख भी पा रहा है कि नहीं पता नहीं, रोशनी की वजह से सिर्फ एक एरो दिख पाएगा, जबकि एरो तो कई सारे हैं। देखो प्रॉब्लम क्या होती है समझाने में, मैं हिसाब बोल रहा हूं, इस दुनिया के सभी फिजिक्स टीचर के साथ एक दिक्कत होती है इस चीज को समझाने में, कि जब वो फिगर बनाएंगे तो एक एरो बना पाएंगे, पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। ये वाला एरो, पहला एक एरो, ये वाला, या उंगली कर रखी है मैंने, एक्चुअली उधर से वो जल रहा है, क्या कहते हैं, हैलोजन। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा टेढ़ा करता हूँ, हाँ बात तो वही हुई, हैलोजन तो अभी भी रोशनी आ रही है। ये वाला एरो, ये वाला एरो है ना, दिख रहा है ना। अब इसको यू करूंगा तो आपको सिर्फ एक ही एरो दिख रहा है, जबकि एरो तो बहुत सारे हैं लाइन पे। सरफेस देखनी है तो बेटा ध्यान रखना, एरो तो बहुत सारे हैं, दिखा हम यही पाते हैं बस एक एक, ठीक है। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं गाली नहीं खाना चाहता आपके मुंह से, ठीक है। तो ये कीड़े का वजन mg, यानी थोड़ा बहुत वजन तो यही मेम्ब्रेन झेल लेती है। हल्की सी पिन यदि इस पे बहुत डेलिकेट तरीके से रखोगे तो मेम्ब्रेन थोड़ी सी दब जाएगी, पिन का वजन यही, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है ना, यही झेल जाएंगे, सरफेस टेंशन फोर्स यही एफ सॉरी। तो मैंने जो बात बताई है ना कि ये गोलाइयां, ये फोर्स गोलाइयों में हो जाएगी। लाइन भी सरफेस पे इमेजिन करनी है और उस पर लगने वाली फोर्स भी। बाकी धीमे धीमे मैं समझाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही।